406। ऑप्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो जब आँख रिलैक्स होगी तो उसका डायोप्ट्रिक पावर होगा 60 डायोप्टर के अराउंड, और जब आँख एकोमोडेशन करेगी तो उसका डायोप्ट्रिक पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एकोमोडेशन के साथ जितना नजदीक आप लाओगे ऑब्जेक्ट को उतना ज्यादा आपको एकोमोडेशन करना पड़ेगा, और जितना दूर टारगेट होगा उतना आपको एकोमोडेशन नहीं करना होगा, उतना वो ऑब्जेक्ट विदाउट एकोमोडेशन के क्लियर दिखाई देगा। एकोमोडेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रेस जब भी ऑब्जेक्ट के पास से आती है, जब भी नजदीक में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी रेस क्या होती है? डाइवर्जिंग होती है। तो उन डाइवर्जिंग रेस को और ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ता है, तो इसलिए हमारा लेंस का पावर बढ़ता है, अपना लेंस का शेप चेंज होता है, और वो लेंस हाई प्लस लेंस की तरह काम करता है और रेस को प्रॉपर रेटिना पे फोकस करता है। ये होता है एकोमोडेशन का फंक्शन, ताकि हर एक डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉर्निया का 7.7। अकोमोडेशन सर आप रिपीट कर सकते हो अकोमोडेशन का डेफिनेशन? एकोमोडेशन जो भी ऑब्जेक्ट हम डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट देते हैं तब एकोमोडेशन हमारा रिलैक्स कंडीशन रहता है, क्योंकि जो भी रेज आ रही है 6 मीटर से वो सारी पैरेलल आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, तो उनको एडिशनल डाइवर्जेंस नहीं होता, तो कॉर्निया और लेंस के नॉर्मल पावर से उसको रेटिना पे फोकस कर देता है। जब भी ऑब्जेक्ट नजदीक आता है, जैसे 5 मीटर पे आया, 4 मीटर पे आया, 3 मीटर पे आया, 2 मीटर पे आया, 1 मीटर पे आया, 1 फुट पे आया, तो जितना ज्यादा नजदीक आएगा उतनी रेज उस ऑब्जेक्ट से आएंगी, वो उतनी डाइवर्जिंग होगी। डाइवर्जिंग रेस को और कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? हमको हाई प्लस पावर की जरूरत पड़ेगी। तो लेंस क्या करेगा? उन डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ट करने के लिए अपना पावर बढ़ाएगा। उस फिनोमेनन को बोलते हैं एकोमोडेशन, ताकि रेस हमारी प्रॉपर जाके रेटिना पे फोकस हो सके। क्लियर? यस सर। I'm not going to detail. आपको प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ होता है? क्लिस्टिक के हिसाब से 1.5 mm बिहाइंड द कॉर्निया, नोडल पॉइंट 7.2 mm behind the cornea, anterior focal point 15.7 mm in front of the cornea, और posterior focal point 22.9 mm behind the cornea। ये डेटा आपको याद रखना है, इसके लिए कुछ दूसरा और कोई स्पेसिफिकेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लॉन्डर्स ने क्या किया? उसको और सिंप्लीफाइड किया। कर्वेचर 5 mm, टोटल कॉर्नियल डायोप्ट्रिक पावर 60 डायोप्टर, और फोकल लेंथ कर दी 20 मिलीमीटर। एब्रेशन क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें उसकी नॉर्मल साइज से कितना साइज और शेप में अलग दिख रहा है जब उससे हम लेंस या मिरर में देखते हैं, उस चीज को बोलते हैं एब्रेशन। यानी उसकी क्वालिटी, शार्पनेस ऑफ विजन में कितना डिफरेंस आ गया, इमेज की क्वालिटी में कितना फर्क पड़ा उस पर। They can raise the number of regions having a total limitations to the components of lens and mirror। कौन कौन से एब्रेशन थे? 2 टाइप के एब्रेशन है क्लासिफिकेशन में, मोनोक्रोमेटिक और क्रोमेटिक। अगर सिंगल सोर्स ऑफ लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ की हम यूज कर रहे हैं अगर, और इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो उसे कहेंगे मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। अगर क्रोमेटिक लाइट मल्टीपल वेवलेंथ का हम यूज कर रहे हैं लाइट सोर्स की तरह, तो उसको बोलेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के टाइप है पिस्टन, टिल्ट, डीफोकस, स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा, एस्टिग्मेटिज्म, इमेज डिस्टॉर्शन, ये सारे हायर ऑर्डर एब्रेशन है। और क्रोमेटिक एब्रेशन में एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन या वर्टिकल क्रोमेटिक एब्रेशन और लेटरल ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में अगर एब्रेशन हो रहा है तो उसको ट्रांसवर्स बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन जो बताया था कि पेरिफेरल रेज है वो जल्दी फोकस होती है और सेंट्रल रेज ज्यादा ट्रैवल करके थोड़ी दूर जाके फोकस होती है, तो ये जो डिस्पैरिटी बनती है इमेज में उसको बोलते हैं आपका स्फेरिकल एब्रेशन। कोमा, जब ऑफ एक्सिस रेज यानी साइड की रेज अगर लेंस में से पास हो रही है और अलग अलग पॉइंट पे फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, तो उस तरह से कोमेट इमेज बनाती है, उसको बोलते हैं कोमा। एस्टिग्मेटिज्म, जब लेंस ही आपका अलग अलग कर्वेचर का हो, एक मिनट में अलग कर्वेचर, स्पेरोसिलिंड्रिकल लेंस है, सिंपल चीजों में स्पेरोसिलिंड्रिकल लेंस है, यानी एक मीडियम में अलग पावर है, एक मीडियम में अलग पावर है, तो वो अलग अलग पावर को फोकस करने के लिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे इमेज बनती है, तो इसको बोलते हैं आपका एस्टिग्मेटिज्म।
ये हमारी आंख में भी होता है, जब हम एस्टिग्मेटिज्म पढ़ेंगे तब डिटेल में ये समझा जाएगा। डिस्टॉर्शन, जब भी हाई नंबर हम देते हैं, हाई माइनस या हाई प्लस लेंस, तो उसमें जो पेरिफेरल मैग्निफिकेशन या मिनिफिकेशन होता है लेंस की वजह से, उसकी वजह से इमेज के में डिस्टॉर्शन आता है, उसको बोलते हैं बैरल शेप डिस्टॉर्शन और पिन कुशन डिस्टॉर्शन। जब भी हम प्लस हाई नंबर देते हैं अफे की ग्लासेस या प्लस 10, 12, 15, 16, तो उसमें जो डिस्टॉर्शन आएगा वो आएगा आपका पिन कुशन डिस्टॉर्शन। और जब हाई माइनस लेंस देते हो आप, तो उसमें जो डिस्टॉर्शन आता है वो आता है बैरल शेप डिस्टॉर्शन। फील्ड ऑफ कर्वेचर, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप लीनियर ऑब्जेक्ट देख रहे हो, उसकी लेंस से पास होने के बाद वो आपको कर्व अगर दिखता है, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ कर्वेचर। क्रोमेटिक एबरेशन, जो मैंने आपको बताया, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अपने हिसाब से फोकस होगी लेंस में से पास होने के बाद, तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। विजुअल एक्टिविटी के बारे में डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। विजुअल एक्टिविटी क्या है कि हम जितना विजन शार्पली हम देख सकते हैं, वो उसको मेजरमेंट करने का एक मेथड है। उसके लिए अगर चार्ट का हम यूज करते हैं, फुट में आप लिखते हो तो 20 बाई फुट में मेजरमेंट, या तो मीटर में लिख रहे हो तो 6 मीटर। डेसिमल नोटेशन और लॉगमा नोटेशन। जस्ट अ मिनट। आज का टॉपिक हमारा यही है। ओके, सो मेनली जब भी कस्टमर आपके पास आता है, तो सबसे पहले हम जो करते हैं, तो पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको। हमारे पास सेशन का ये टॉपिक का टाइम है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम कस्टमर हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। वेलकमिंग भी कर सकते हो आप, आपकी दुकान में आ रहा है तो वेलकमिंग करो। वेलकमिंग करने के बाद पेशेंट को बिठाना है, बिठाओ, पानी वगैरह कुछ पूछना है पूछ सकते हो। फिर बाद का पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन लेने के बाद कस्टमर का डेमोग्राफिक डेटा लेते हो आप। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस अगर आपको कुरियर वगैरह करना है तो। फिर हम आते हैं कस्टमर की हिस्ट्री में। उस हिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट होता है कस्टमर की चीफ कंप्लेन, यानी कस्टमर क्या कंप्लेन लेके आपके पास आया है, उसको दूर में कम दिख रहा है, नजदीक में कम दिख रहा है। सेकेंड थिंग, कम ड्यूरेशन ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन भी पूछनी है और कब से वो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी पूछना है आपको। कितने दिन से ये प्रॉब्लम है सर आपको? एक आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, पानी आ रहा है, दोनों आंख में आ रहा है, एक ही आंख में आ रहा है, तो वो चीज आपको क्वेश्चन करना है। फिर आपका आपका स्पेक्टिकल हिस्ट्री, यानी आंख में पहले आप चश्मा पहनते थे, पहली बार चश्मा बनवा रहे हो या पहले पहन चुके हो, पहले कितना नंबर था उसका कोई डेटा है आपके पास? नहीं है, चश्मा लाए हो तो आप पीजीपी देख सकते हो, यानी प्रीवियस क्लास प्रिस्क्रिप्शन। लेंसोमीटर है तो लेंसोमीटर से या लेंसोमीटर के बिना। लेंसोमीटर के बिना कैसे चेक करना है वो आज हम सीखेंगे कि लेंसोमीटर के बिना चश्मे का पावर कैसे चेक करना है। अगर आपके पास लेंसोमीटर की फैसिलिटी नहीं है तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि लेंसोमीटर लेना ही होगा। हाँ, अगर आपको टाइम बचाना है, स्पीड में काम करना है, एक्यूरेट करना है, तो लेंसोमीटर इज वेरी गुड। अदरवाइज लेंसोमीटर के बिना भी आप चश्मे का एक्यूरेट पावर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो एक चीज की आपने। साथ में कस्टमर की हिस्ट्री, ऑक्यूलर हिस्ट्री में पूछोगे कि कोई सर्जरी वगैरह करवाई है आपने, कोई आंख की बीमारी है जैसे ग्लूकोमा वगैरह है या कैटरेक्ट सर्जरी हो चुका है आपका, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, ऐसा नहीं कि सब हर एक पेशेंट को हर एक क्वेश्चन करना ही। जैसे जैसे पेशेंट की हिस्ट्री आपको पता चलती है, वैसे वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अराइज होते हैं। हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो तब भी एक दो क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार पहले बिठा के 15 मिनट हिस्ट्री लेने में बिगाड़े, फिर बाद में आप दूसरा काम उसका टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन बाद में करोगे,
तो ऑन साइट एग्जामिनेशन के साथ भी आप बात करते करते भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री ले सकते हो। सिस्टमिक हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे फिर बाद में कि कस्टमर की कोई डायबिटीज, बीपी, थायराइड या वगैरह कुछ दवा चल रही है या नहीं चल रही। अगर वो दवा मेडिसिन चल रही है, डायबिटीज है तो कंट्रोल में है या नहीं है, लास्ट टाइम कब चेक करवाया था, अगर बहुत लंबे समय पहले चेक करवाया था तो इस समय उसके कंट्रोल में होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो। तो उस कस्टमर का रिफ्रेशिंग करना है। चश्मा बनाने से पहले एक बार बोलो कि आप डायबिटीज चेक करवा लो, आपका नंबर में चेंजेस आ सकते हैं अगर आपका डायबिटीज ज्यादा है तो। ठीक है। और दूसरी हिस्ट्री में और तरह से ट्रोमा, आंखों को चोट वगैरह लगी है या नहीं लगी है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। हिस्ट्री होने के बाद टॉर्च लाइट पे आप चेक करोगे। लास्ट टाइम मैंने देखा था टॉर्च लाइट में क्या क्या चेक करते हैं, कॉर्निया की हेल्थ कैसी है, कंजंक्टिवा, लिड की पोजीशन, लिड आईलिड्स कैसी है, पोजीशन क्या है आईलिड्स की, स्टाई कैलोजियन वगैरह कुछ नहीं है लिड में, और कंजंक्टिवा में रेडनेस वगैरह कुछ नहीं है, फॉरेन बॉडी वगैरह नहीं है आंख में, तो वो आपको चेक करना होता है टॉर्च लाइट से। उसके बाद चेक करना होता है एंटीरियर चैम्बर डेप्थ के एंगल की, एंटीरियर चैम्बर डेप्थ किस तरह साइड में से लाइट डालने के बाद। उसके बाद आप चेक करते हो कि एंटीरियर चैम्बर डेप्थ कितनी है। उसके बाद आप चेक करते हो पिपिल, पिपिल का रिएक्शन चेक करना होता है कि पिपिल लाइट डालने पर कंस्ट्रिक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पेशेंट का विजन कम है तो पिपिल रिफ्लेक्स खास देखना है, तो उसमें आरएपीडी या कोई रिफ्लेक्स रिएक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। जब भी नॉन सीइंग आई होगी, पेशेंट की आंख में विजन नहीं होगा, बिल्कुल ब्लाइंड आई होगी, तो उसका पिपिल का रिएक्शन भी जीरो होगा। ठीक है। और अगर विजन कम है, रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है, ऑप्टिक डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको आरएपीडी होगा, रिलेटिव अपरेंट पाथवे पिपिलरी डिफेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप लाइट डालते हो एक आंख में तो वो आंख कंस्ट्रिक्ट होती है, पिपिल कंस्ट्रिक्ट होती है, और दूसरे आंख पे जब जाते हो तो वो कंस्ट्रिक्ट होने की जगह डायरेक्ट होती है। आइडियली आप राइट में लाइट डालोगे तो लेफ्ट की पिपिल भी कंस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, आंख की पिपिल छोटी होनी चाहिए। लेकिन आरएपीडी जब भी होगा, रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है, ऑप्टिक डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, ऑप्टिक नर्व में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से जब आप एक आंख में डालते हो जिस आंख में डैमेज नहीं है, उस आंख की पिपिल कंस्ट्रिक्ट होती है और दूसरी वाली आंख की पिपिल डायरेक्ट होना स्टार्ट होती है। तो उससे आपको पता चलता है ये आरएपीडी है, यानी उसके रेटिना या पीछे के भाग में पोस्टीरियर सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। और साइड एग्जामिनेशन के बाद फिर आप विजन चेक करते हो कस्टमर का। चश्मा पहन के आया तो चश्मे के साथ जिस आंख में कंप्लेन जाता है कि इस आंख में ज्यादा कम दिख रहा है तो उस आंख का पहले विजन चेक करना है, जिस आंख में कंप्लेन कम है उस आंख में विजन बाद में चेक करना है। चश्मा पहन के नहीं आया है, विजन चेक किया, विजन इंप्रूव नहीं हो रहा तो पिनहोल से विजन चेक करना है कि कितना विजन इंप्रूव हो रहा है। या रिफ्रेक्शन कर रहे हो, रिफ्रेक्शन करने के बाद भी विजन इंप्रूव नहीं हो रहा तो फिर पिनहोल डाल के आप चेक कर सकते हो कि हाँ इसका विजन कितना इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर पिनहोल से विजन इंप्रूव नहीं हो रहा तो उस पेशेंट को डॉक्टर के पास रेफर करना जरूरी है। किसी क्वेश्चन है सर, किसी को हेडेक, हेड पेन, माइग्रेन, उन लोगों को किससे पावर देना है? पावर तो सेम ही रहेगा, आपका जो भी रिफ्रैक्शन आप करते हो, रिफ्रैक्शन में जो आ रहा है उसका वैल्यू, करेक्शन है तो देना है, करेक्शन नहीं है तो ऐसा नहीं कि इसका हेडेक है तो लाओ माइनस आधा नंबर दे दे या प्लस आधा नंबर दे दे। हेडेक के लिए कोई चश्मा नहीं आता। हाँ, कस्टमर को रिफ्रैक्टिव एरर है उसकी वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो आप उसकी रिफ्रैक्टिव एरर प्रॉपर करेक्ट करोगे तो उसका हेडेक होना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका हेडेक हो रहा है तो लाओ आधा नंबर दे दे। ठीक है। तो प्रॉपर हमारी रिफ्रैक्शन की टेक्निक है मैक्सिमम प्लस विद मैक्सिमम विजन विद मैक्सिमम कंफर्ट, सॉरी, और मिनिमम माइनस विथ मिनिमम मैक्सिमम विजन विथ मैक्सिमम कंफर्ट। उस तरह से हमें रिफ्रैक्शन देना होता है, यानी जितना कम से कम माइनस पावर में मैक्सिमम विजन और मैक्सिमम कंफर्ट मिल जाए वो हमारा एंड पॉइंट होता है। डुओक्रोम टेस्ट कर सकते हैं उसके लिए, स्फेरिकल पावर को न्यूट्रल करने के लिए। और प्लस पावर में जितना मैक्सिमम प्लस के साथ मैक्सिमम विजन मिले और मैक्सिमम पेशेंट को कंफर्टेबल हो, वो नंबर आपको। ओके, हेडेक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हेडेक आपकी वजह से ही होगा। जस्ट वेट।
एक मिनट वॉइस कुछ बोलूंगा तो वॉइस आएगी ना, म्यूट था मैं सर। देयर इज अ टेक्निकल एरर समवॉट, जस्ट हेलो। Yes, sir. हेलो। हाँ मैम, मुझे को होस्ट बनाइए, को होस्ट। हाँ किया सर, को होस्ट किया आपको। एक सेकंड ना, ओके डन। एक बार चेक कर लीजिए। यस हाँ हो गया okay. ओके, तो उससे विजन चेक करना है। ओके अब हो जाएगा, अब इशू नहीं आएगा, सब जिसको ज्वाइन नहीं हो पा रहे वो लोग भी हो जाएंगे। ओके, हेडेक के लिए कोई स्पेसिफिक करेक्शन नहीं होता। हेडेक किस वजह से वो देखना होता है। ऑक्यूलर हेडेक है तो ऑक्यूलर हेडेक होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। बहुत बार कन्वर्जेंस प्रॉब्लम हो पेशेंट को, बहुत बार ग्लूकोमा हो उसकी वजह से भी हेडेक होता है, बहुत बार अनकरेक्टेड डिफेक्टिव एरर यानी अपने चश्मे का नंबर प्रॉपर नहीं दिया या चश्मा नहीं पहन रहा है उसकी वजह से होता है, जो आप करेक्ट कर सकते हो। लेकिन ग्लूकोमा है, ये सारी चीजें हैं, अगर हेडेक है और कंसिस्टेंट है, पेशेंट का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, तो उस केस में ग्लूकोमा का वर्कअप एक बार कराना जरूरी होता है। ठीक है, और माइग्रेन है तो न्यूरोफिजिशियन की एडवाइस के हिसाब से दवा करनी होगी पेशेंट को। स्ट्रेस का हेडेक, टेंशन हेडेक, दूसरे बहुत सारे साइनस की वजह से बहुत बार हेडेक होता है, तो सारे बहुत सारे कारण है हेडेक के। तो हेडेक आंख की वजह से है तो उसको करेक्शन देना होता है, अगर करेक्शन की जरूरत है तो। ऐसा नहीं कि हेडेक है तो लाओ करेक्शन दे दे। सॉरी, विजुअल एक्विटी चार्ट में कलर फुल लेटर क्यों नहीं होते? रीजन, एक तो कलर विजन वाला पेशेंट अगर आता है किसी के पास, कलर विजन डिफेक्टिव पेशेंट होगा तो उसको वो लेटर दिखाई नहीं देगा, तो ये एक रीजन होता है। दूसरा चीज ब्लैक और व्हाइट में इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट उससे मिलता है। जो नॉर्मल मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट मिलना चाहिए विजन के लिए वो हमें ब्लैक और व्हाइट के साथ ही मिलता है। बैकग्राउंड में व्हाइट और लेटर्स ब्लैक। हेडेक आई साइट की वजह से है, वो कैसे पता चलेगा? आप रिफ्लेक्शन करो और रेटिनोस्कोपी करोगे, आप एआर करोगे, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर करोगे तो आपको एआर में नंबर दिखेगा, और तो वो आपको पता चलेगा हाँ नंबर चश्मे की वजह से है या नहीं है। चश्मे की वजह से है तो उसको चश्मे का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, उसका हेडेक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। दूसरा, विजन चेक करना है प्रॉपर। विजन चेक करने के बाद कितना विजन है वो आपको मेंशन करना है, उसके बाद उसका एआर करना है, ऑटो रेफ करना है, या रेटिनोस्कोप करते हो आप तो रेटिनोस्कोपी कर सकते हो। सॉरी, ओके। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। वो है आपका, मुझे जो सिखाना है आपको, दो चीजें आज सिखानी है, एक हैंड न्यूट्रलाइजेशन और ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है। मेरा व्हाइट स्क्रीन शेयर कर लो जस्ट अ मिनट। हरदन जी, कि कोई भी स्पेरो सिलिंड्रिकल पावर है, अगर वो माइनस सिलेंडर है उसको आप प्लस सिलेंडर में लिख सको,
और प्लस सिलेंडर में लिखा हुआ है तो उसको आप माइनस सिलेंडर में लिख सको। लेकिन अगर आप प्लस सिलेंडर में लिख रहे हो तो भी उसका मतलब सेम है और माइनस सिलेंडर में लिख रहे हो तो भी उस पावर का मतलब आंख के सामने इमेज फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं पावर लिख रहा हूं प्लस कलर 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 कलर, ठीक है, दिख रहा है आपको +4 के साथ -1 सिलेंडर, एक्सिस है 180 डिग्री। ये पावर है। अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये पावर दिया गया है, इसको ट्रांसपोज करना है आपको। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ये पावर है आपका, वो स्फेरिकल पावर है, ये 1 सिलेंडर पावर है और एक्सिस है आपकी 180 को ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोजिशन करने का बहुत सिंपल मेथड है, उसके कुछ स्टेप है वो याद कर लो, आपको हमेशा कभी भी ट्रांसपोजिशन में कोई कंफ्यूजन होगा और आप फास्टली कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है ट्रांसपोजिशन करने का कि आपका स्फेरिकल पावर को सिलेंडर पावर के साथ ऐड करना है, यानी सिलेंडर पावर को स्फेरिकल के साथ ऐड करना है। +4 को -1 के साथ ऐड करोगे तो कितना बचेगा? सिंपल मेथड है, आपके पास 4 रुपए है, उसमें से आपको -1 ऐड करना है, मतलब 1 रुपया कोई ले गया तो कितना बचा आपके पास? 3 रुपए। अब दूसरा स्टेप क्या है, जो भी सिलेंडर वैल्यू दी गई है, सबसे सिंपल मेथड, जो भी सिलेंडर वैल्यू दी गई है उसको खाली आपको निशानी बदल के लिखना है। यहाँ ऊपर -1 था तो नीचे आपको +1 लिखना है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। +3 आपका स्फेरिकल पावर मिल गया, +1 आपका सिलेंडर मिल गया। अब आपकी एक्सिस की बारी। एक्सिस के लिए नियम है आपका, जब भी एक्सिस आपकी 90 या और 90 से ज्यादा होगी, से ज्यादा होगी तो आपको उसमें +90 करना है। यहाँ एक्सिस कितना है? 180 तो आपकी एक्सिस आ जाएगी यहाँ 90 डिग्री। और जब भी एक्सिस आपकी 90 के ऊपर, पर यार मैंने 90 प्लस कर दिया, खांसी की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा। 2 मिनट, गलत हो गया सब कुछ। ठीक है, हमारा जो पावर था मैं फिर से समझा रहा हूँ, +4 -1 एक्सिस आपकी 180। इसका ट्रांसपोज करने के लिए सबसे पहला नियम है, आपको स्फेरिकल को सिलेंडर के साथ ऐड करना है। स्फेरिकल और सिलेंडर को जोड़ना है तो आपका पावर आएगा +3 डायप्टर। मैथमेटिक्स अगर थोड़ा बहुत नहीं आता है तो सिंपल समझ लो, जिस भी संख्या की निशानी बड़ी है, सपोज यहाँ पे प्लस है, +4 है, उसकी +4 बड़ा नंबर है, +1 से, तो जिसकी निशानी है बड़ी है वही फंक्शन लगेगा और उसी की निशानी आएगी। अगर सपोज यही एग्जांपल मैं ऐसा दूं, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैथमेटिक्स समझाने के लिए, बहुत से लोगों को इस पर प्रॉब्लम होता है।